हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकेंड ईयर MCQ 5 यूनिट नंबर 17 रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सेलिंग प्राइस डिसीजन। उसके बाद आता है एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, मेक और बाय डिसीजन, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स मिक्स डिसीजन, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्लांट शटडाउन डिसीजन, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर, एडिंग और ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो हम ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो लिख के आ सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हर एक कंसेप्ट को, पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले आता है रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है और कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, और इररेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होती है। रेलिवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर एंड नॉट फॉर द एनालिसिस ऑफ द पार्ट डिसीजन। द कॉस्ट आर फ्यूचर कॉस्ट एंड दे differ to different alternative. We focus on the future, whether it may be 10 seconds after or it may be a 10 years later. Relevant costs are also known as differential costing. एग्जाम पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होता है, तो ये ध्यान में रखना है। रेलिवेंट कॉस्ट को ही हम डिफरेंशियल कॉस्ट के नाम से जानते हैं और कई बार इसको हम जो है फ्यूचर कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट जो होती है वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, अलग अलग रहती है। लेकिन इररेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, एक ऐसी कॉस्ट जो क्या है, चाहे कितने भी अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल हो लेकिन वो सेम रहती है। रेलिवेंट कॉस्ट होती है जो हर एक अल्टरनेटिव पे डिफरेंट रहती है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन इंजीनियर ग्रेजुएट वॉन्ट टू स्टार्ट हिज ओन वर्कशॉप एंड ही हैज़ अ चॉइस टू कम्प्लीट हिज पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, एक इंजीनियर ग्रेजुएट है, एक इंजीनियर जिसने ग्रेजुएट किया है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी खुद की वर्कशॉप ओपन कर ले या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले। ठीक है, दो अल्टरनेटिव उसके पास अवेलेबल है। तो अब इसमें रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होगी, क्योंकि रेलिवेंट कॉस्ट वो होती है जब हमारे पास दो डिफरेंट अल्टरनेटिव होती है तो कॉस्ट डिफरेंट होती है। जैसे कि रेलिवेंट कॉस्ट टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़ आर फीस एंड बुक्स। अगर वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करता है तो उसको बुक्स और फीस की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर हम इररेलिवेंट कॉस्ट की बात करते हैं, इररेलिवेंट कॉस्ट है कि दोनों ही डिफरेंट अल्टरनेटिव में कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। कौन सी कॉस्ट है, irrelevant costs are clothes and his resident arrangements which will incur under both the circumstances। अगर वो अपनी वर्कशॉप भी ओपन करता है या फिर वो पढ़ाई करता है तो दोनों ही केस में उसको क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी, दोनों ही केसेस में उसको जो है घर की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे वो रह सकेगा। तो ये होती है हमारी इररेलिवेंट कॉस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, तो रेलिवेंट कॉस्ट जो होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन इररेलिवेंट कॉस्ट वो होती है जब डिफरेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं लेकिन कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी हर एक अल्टरनेटिव के लिए। रेलिवेंट कॉस्ट को हम फ्यूचर कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है। डिफरेंशियल कॉस्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, जैसे कि हमने कहा था कि रेलिवेंट कॉस्ट को ही डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि हर एक अलग अलग अल्टरनेटिव्स को अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो हर एक अल्टरनेटिव में आने वाली कॉस्ट क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर हम बुक्स ले रहे हैं, फीस दे रहे हैं तो वो कॉस्ट अलग है। वर्कशॉप को ओपन अप कर रहे हैं तो उसको ओपन अप करने की कॉस्ट अलग आएगी। तो डिफरेंशियल कॉस्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग अल्टरनेटिव्स को अगर हम चूज़ करते हैं तो कॉस्ट में कितना डिफरेंस होगा। डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट बिटवीन द टू अल्टरनेटिव available, it is also known as net relevant cost. Differential cost is not calculated per unit, it is calculated as total cost and then the difference is being calculated between the two level of production or is being कैलकुलेटेड बिटवीन द टू अल्टरनेटिव। पहला पॉइंट हमें ये पता चला डिफरेंशियल कॉस्ट का कि ये क्या शो करता है, जो कॉस्ट में डिफरेंट आता है, मीन्स डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की कॉस्ट में जो डिफरेंट आता है वो हमें शो करता है। और यहाँ पे जो हम कॉस्ट को लेते हैं वो पर यूनिट की कॉस्ट को नहीं लेते बल्कि टोटल कॉस्ट को लेते हैं दोनों अल्टरनेटिव्स के, या जितने भी अल्टरनेटिव हमें अवेलेबल है और उनकी कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं। Both the variable cost and fixed cost may be differential cost when there is a change in both these cost in response to alternative course of action। तो यहाँ पे cost की बात की गई है। cost कौन सी होती है, variable cost और fixed cost। When a decision doesn't affect either the variable or fixed cost then there is no differential cost, it is a technique of costing and not a method।
Only relevant cost of the option are being considered. It is normally calculated on sales basis which give revenue. So decision can't be taken only on the basis of differential cost analysis or as other factors like government policy, socials and financial causes, investment and the behavior of the worker are also influential part of the decision making process. इसमें क्या कहा गया, मान लो कि हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें आने वाली कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसके बाद हमें रेलिवेंट कॉस्ट को देखना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ एक डिफरेंशियल कॉस्ट ही नहीं है और बाकी अदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ठीक है, कि हमारा जो वर्कर है वो कितना काम कर रहा है, तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। फर्स्ट था हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट के बारे में, फर्स्ट था रेलिवेंट कॉस्ट के बारे में, सेकंड है डिफरेंशियल कॉस्ट के बारे में। इसके बाद हम एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं डिफरेंशियल कॉस्टिंग का। एज डिफरेंशियल कॉस्टिंग आर रेलिवेंट कॉस्ट फॉर फ्यूचर्स, सो इररेलेवेंट कॉस्ट शुड बी नोन। The cost which do not change as a result of decision are irrelevant cost. Fixed costs are irrelevant cost as they do not change if production is expanded up to certain level. तो जैसे कि हमने कहा कि डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है, जिसको हम रेलिवेंट कॉस्ट या फ्यूचर कॉस्ट मानते हैं क्योंकि ये चेंज होती रहती है अल्टरनेटिव्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम इररेलेवेंट कॉस्ट की बात करते हैं तो वो कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती कितने भी अल्टरनेटिव हमें अवेलेबल हो, जिसको हम फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि हमने 2 चीज़ें तो देख ली लेकिन सिर्फ इन चीज़ों के बेसिस पे हम जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं करते और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एनी ऑफ द अल्टरनेटिव अवेलेबल आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेलेक्शन ऑफ वन अल्टरनेटिव आउट ऑफ 2 और मोर शुड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। So decision making is very much related with future planning with a particular goal. In this process, available information regarding the option should be analyzed properly to make a beneficial decision for the benefit of the organization. Before taking decision, firstly one should recognize the problem. Secondly, identifying the various alternatives. Third, evaluate different alternatives with the help of the cost benefit analysis. And finally, adopt the most प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। डिसीजन मेकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं जिसको हम सेलेक्ट करते हैं। एक उस अल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट करते हैं जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे कंसर्न को, हमारे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में हमने कोई गोल सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग को किस तरीके से किया जाना चाहिए? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे। हम अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है तो हम उसको चूज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास वेरियस ऑप्शन अवेलेबल है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कौन सा चूज़ करें। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम है, हमने प्रॉब्लम का पता लगा लिया क्या प्रॉब्लम है उसके पास। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या अल्टरनेटिव है, कौन कौन से वेरियस मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमें एक बेस्ट अल्टरनेटिव का जो है वो सिलेक्शन करना होगा कॉस्ट और बेनिफिट के बेसिस पे, कि अगर हम इस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी और इसका कितना बेनिफिट हमें होगा, और जो भी प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव होगा उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। डिसीजन मेकिंग उसके बेसिस पे हम करेंगे, ठीक है। अब आता है डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक टू द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड मेकिंग द फॉलोइंग डिसीजन। तो कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स होती है जिसका हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए? पहला आता है सेलिंग प्राइस डिसीजन, किस प्राइस पे हमें सेल करना है, नई मार्केट को एक्सप्लोर करना है, क्या हमें जो भी हमारा रॉ मटेरियल है या जो प्रोडक्ट है क्या हमें वो बाय करना चाहिए या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाना चाहिए। एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, क्या हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। हम पहले 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या अब हमें और प्रोडक्ट लाइन को लाना चाहिए, या फिर हम पहले 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं कि हमें एक प्रोडक्ट को हटाना चाहिए क्योंकि उसकी सेल कम है। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। या फिर सेल मिक्स डिसीजन, कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेल मिक्स इस तरीके का होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी सेल नहीं हो रही तो हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। उसकी जगह उन प्रोडक्ट को लेके आएंगे या उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे जिसकी सेल ज़्यादा है। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं, कौन सा मेथड हमें चूज़ करना चाहिए, ठीक है। प्लांट शटडाउन डिसीजन, क्या हमें अपने प्लांट को शट डाउन करना चाहिए? हो सकता है कि उस समय प्रॉफिटेबल ना हो सकता है उस समय प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है
एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर, कई बार क्या होता है कि हम फुल कैपेसिटी में काम नहीं करते, हमारी जो कैपेसिटी होती है वो रह जाती है, ठीक है, पूरी तरीके से हम जो है अपने प्लांट की कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो किस केस में, कब, किस टाइम पे हम जो है स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं? स्पेशल ऑर्डर को हम एक्सेप्ट करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जब तक वो जो कैपेसिटी यूज़ नहीं हो रही है उसको हम यूज़ में ला सकें और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। या फिर आता है एडिंग और ड्रॉपिंग प्रोडक्ट लाइन की, जो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हमें और प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना चाहिए या फिर हमें कुछ प्रोडक्ट लाइन्स को हटाना चाहिए। किस तरीके की प्रोडक्ट्स को हम हटा देते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जिससे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर जिस रिसोर्सेज को हम किसी और प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, क्या हमें अपनी ओल्ड मशीनरी का ही यूज़ करना चाहिए या फिर इसकी जगह नई मशीनरी का यूज़ करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स है जिसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसीज़ को बनाते हैं। एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, डिफरेंट कॉस्ट एनालिसिस टेक्निक्स क्या है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाता है, डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो हम ये पॉइंट्स जो है सबसे पहले लिखेंगे। हर एक पॉइंट के बीच में गैप होना चाहिए एक लाइन का, जिससे कि वो बड़ा लगे क्वेश्चन, ठीक है, आप ऐसा लगे कि हाँ आपने कुछ लिखा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि पॉइंट को क्या है। सेलिंग प्राइस डिसीजन क्या होता है? प्राइसिंग प्रोसेस इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, it different according to the nature, cost, demand of the product. Every producer accept the different criteria for pricing its product. पहला ये आता है सेलिंग प्राइस डिसीजन, कि हर एक जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें तो एक इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म होती है और हर एक फर्म के जो प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किस बेसिस पे डिफरेंट होते हैं कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट के प्राइस कितने हैं, या फिर हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या होती है। तो हर एक प्रोड्यूसर क्या करता है, एक डिफरेंट क्राइटेरिया रखता है अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट। मीन्स डिसीजन रिगार्डिंग न्यू मार्केट कैन बी टेकन इफ द होम मार्केट इज नॉट अफेक्टेड, इफ वी सेल द कमोडिटी टू द फॉरेन मार्केट एट अ लोअर प्राइस एंड दे री एक्सपोर्ट टू आर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एट लेसर प्राइस बट वी charge to our customers, then there cannot be a decision in favor of new market even if profit or contribution is increased. It is advisable only when other things being remain same in the home or present market to make use of the existing capacity. Export and new market इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट का मतलब क्या है कि हम अपनी होम कंट्री में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी होम कंट्री में हर एक कंट्री को हमने कैप्चर किया, हर एक कंट्री में हर एक प्लेसेस में हमारा जो सामान है वो बिक रहा है। हम अपनी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, प्लांट की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोडक्शन करना चाहते हैं ताकि हम इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर सकें और हम दूसरी कंट्री में भी अपने गुड्स को जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम ग्लोबली जो है वो काम करना चाह रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके एक्सपोर्ट से आपकी होम कंट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मान लो कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, आप इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर पा रहे हो, तो आप कम प्राइस में जो है गुड्स को एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, ठीक है, कम प्राइस में आप दूसरी कंट्री को गुड्स को एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, तो उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वही गुड्स आपको फिर से आपकी कंट्री में कम प्राइस में सेल कर रहे हैं, ठीक है, कम प्राइस में सेल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो होम कंट्री की मार्केट है उसका इफेक्ट, उस पर इफेक्ट पड़ेगा और इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी प्रोडक्शन पे और आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नई मार्केट में जाने का तभी फ़ायदा है जब आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। उसके बाद आता है हमारा मेक और बाय डिसीजन। हम ये डिसीजन लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है क्या हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए या फिर हमें बाहर से खरीदना चाहिए। मीन्स डिसीजन अबाउट वेदर अ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और सर्विसेज शुड प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज विद इन द फैक्ट्री और परचेज देम फ्रॉम द मार्केट. So this type of decision is needed when the concerned organization is producing the item which is also available in the market at cheaper rate. कई बार क्या होता है, एक फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, वही गुड्स जो है सेम तरीके की गुड्स मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं कम प्राइसेस में। अब ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग फर्म ये सोचती है क्या हमें इन गुड्स को बनाना चाहिए या फिर हमें मार्केट से परचेज़ करके कस्टमर को सेल करना चाहिए, कौन सा फ़ायदेमंद होगा। अगर एक कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और वही चीज़ वो मार्केट से जो है कम प्राइस में उसको अवेलेबल कर पा रही है, कस्टमर को प्रोवाइड कर पा रही है और इससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, तो उस अकॉर्डिंग जो है एक डिसीजन मेकिंग की जाएगी कि एक फर्म को जो है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए खुद से या फिर उसको मार्केट से जो है
खरीदना चाहिए. So some of these are the quality of the product which are available in the market, regularity of the supply, expected fluctuations in the demand and reliability of the suppliers. Processing and designing of the item of the product should be kept as a secret, then this cannot be purchased from the market and it should be produced at the floor of the factory. कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो सीक्रेटली प्रोड्यूस किए जाते हैं, सीक्रेटली जिसमें काम किया जाता है, ऐसे दूसरों को नहीं बताए जाते या मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, तो उस चीज़ की प्रोडक्शन हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में खुद करते हैं. ठीक है, सीक्रेटली. हमने पढ़ लिया मेक और बाय डिसीजन के बारे में. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, टेक्निक है, वो है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट. इन एनी फैक्ट्री इफ देयर इज़ अ स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ परचेज द सेम आइटम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फ्रॉम द मार्केट, देन वी वुड लुक एट द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द अल्टरनेटिव. तो हम ये देखते हैं कि क्या हमें अपने जो प्रोडक्शंस है, ठीक है, जो अपनी बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए. मीन्स मान लो हम 4 से 5 प्रोडक्ट हमारी कंपनी में बेच रहे, बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो क्या हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहिए या फिर उसको कम करना चाहिए. ठीक है, किस बेसिस पे हम देखते हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनसे लॉस हो रहा है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, तो उसकी जो प्रोडक्शन है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, कम कर देंगे. उसके बाद आता है सेल मिक्स डिसीजन. इट बिकम डिफिकल्ट टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड. To establish most profitable sale mix is become necessary to get the most profitable sale mix by considering all the alternative. इसमें भी यही पॉइंट कहा गया है कि कितने हमारे पास प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट को हमें इवेल्यूएट करना है और हमें अपना सेल मिक्स इस तरीके से बनाना है, हमें अपने बिज़नेस में वही प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है जिससे कि एक बिज़नेस का ज़्यादा प्रॉफिट हो. क्योंकि अगर हम उन प्रोडक्ट्स को रख रहे हैं जिससे प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हमारे जो रिसोर्सेज है, जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं. जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी हमने स्टोरेज कैपेसिटी है, उसमें भी पैसा इन्वॉल्व हो रहा है. तो सिर्फ हमें उन्हीं प्रोडक्ट को रखना है जिसकी सेल ज़्यादा है या जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है. इसके बाद आता है अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारे पास बहुत सारे मेथड है, कौन सा मेथड हमें चूज़ करना चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए. So the decision to be taken is of the nature of the selecting one machine out of one or more available in the market for the production or to purchase the ready goods for further processing from the market. In this case, cost is considered and the decision is taken in favor of the lowest cost occurring sectors. ठीक है, ये कौन सा मेथड हमें यूज़ करना चाहिए, हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे जिसको यूज़ करके हमें कॉस्ट जो है वो कम आए. Acceptance of special order. If any producer is not utilizing plant fully installed capacity and he receives special order for the product and that will not make any adverse impact on our present sale, then the offer will be accepted if it increase the contribution. यही है कि हमारी जो प्लांट की कैपेसिटी है उसको हम फुल्ली तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और अगर हमारे पास कोई स्पेशल ऑर्डर आता है तो हम एक्सेप्ट तब करेंगे जब उसका इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट सेल पे ना पड़े और इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो है एडिंग और ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन. क्या हमें प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहिए या फिर कम करना चाहिए. सो इट इज़ ऑब्वियस टू ऐड और ड्रॉप अ प्रोडक्ट लाइन टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. फॉर दिस पर्पस इट इज़ नीड to analyze all the details available. Profitability should be assessed in the existing framework and then the profitability of all the alternatives should be compared and then the decision should be taken. मीन्स यही है कि जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है एक बिज़नेस को, वो प्रोडक्ट हमें रखने हैं, बाकी के प्रोडक्ट हमें क्या कर देने, हटा देने. उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन. क्या हमें पुरानी मशीन की जगह नई मशीन लानी चाहिए, ये पॉइंट आता है. तो इट बिकम नेसेसरी टू रिप्लेस द ओल्ड मशीन बाय न्यू बिकॉज ऑफ द ऑब्सोलेंस ऑफ द ओल्ड वन और द रिनोवेशन ऑफ द ओल्ड वन. objective of replacing the old one by a new machine is to reduce the cost of production and to increase the revenue. यही है कि अगर हम पुरानी मशीन की जगह नई मशीन लेके आते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो कॉस्ट है गुड्स को बनाने की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिवेन्यू होगा. सो व्हाइल डिसाइडिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, factors like operating cost, technological development, return on capital, demand for the product, opportunity cost of the capital, availability of raw material, labor, etc. should be taken into account. यानी कि जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें अपनी एग्जिस्टिंग मशीन को जो है वो नई मशीन के साथ रिप्लेस करना है, तो बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो हमें क्या करने होते हैं, लेने होते हैं, जिन डिसीजन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी पुरानी मशीन को रिप्लेस करना है नई के साथ.
तो जो भी हमने फैक्टर पढ़े हैं उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू मशीन शुड बी डन। मीन्स पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय ओल्ड मशीन एंड द न्यू वन कैन बी एनालाइज बाय द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। यानी कि जब हम नई मशीन लेके आएंगे पुरानी की जगह, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अगर हम ओल्ड मशीन को यूज़ करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है और नई मशीन में एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी। सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। न्यू इनोवेशन आर टेकन प्लेस एवरी डे। चांसेस ऑफ न्यू इनोवेशन शुड बी टेकन इनटू कंसीडर बिफोर द डिसीजन ऑफ रिप्लेसमेंट। जैसे कि अगर हम नई मशीन लेके आ रहे हैं तो वो भी बहुत जल्दी पुरानी हो जाएगी, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी है वो इमीडिएटली मार्केट में एंटर कर जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है रिटर्न ऑन कैपिटल की अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं नई मशीन पे तो उससे हमें कितना रिटर्न होगा। सो रिटर्न ऑन कैपिटल ऑन द न्यू इन्वेस्टमेंट शुड बी फिजिबल। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लॉस वाइल सेलिंग द ओल्ड। यानी कि अगर हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं नई मशीन पे तो इससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, और साथ ही साथ हमें ये देखना है कि अगर हम अपनी पुरानी मशीन को सोल्ड आउट कर रहे हैं तो उससे हमें कितना लॉस होगा। उसके बाद आता है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड कितनी है। Production will be increased by the use of the new machine and the demand for the increased production should be estimated. If the production at the full capacity can't be sold, then what percentage of the capacity can be sold at this point of utilization of the capacity? Would it be possible to keep the price competitive? Market trend of the product should also be analyzed. If the nature of the product is not going to last for a greater period, then the decision regarding change of machine is not required. मीन्स कि आगे फ्यूचर में हो सकता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ना हो। ठीक है, इतनी डिमांड ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस समय हमें अपनी मशीन को चेंज करने का, रिप्लेस करने का। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल की मान लो कि अगर हम नई मशीन ना लें, उसकी जगह हम इस पैसे को कहीं और लगाएं तो क्या फ़ायदा होगा। इफ़ द कैपिटल नीडेड फॉर द रिप्लेसमेंट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एनी अदर अल्टरनेटिव would the capital yield more? If it is so, then the decision of replacement should be dropped। मान लो हम अपनी पुरानी मशीन पर काम कर रहे हैं, हम नई मशीन लेके आएंगे तो ज़्यादा हमें एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम ये पैसा मशीन पे लगाते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर हम कहीं और किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कहीं और यूज़ करने पे ज़्यादा प्रॉफिट है तो हम मशीन को नहीं परचेज़ करेंगे। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर। मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर टू रन द मशीन शुड बी स्टडीड बिफोर रिप्लेसिंग द मशीन। कि नई मशीन को ला रहे हैं तो कितने हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी और किस तरीके की हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद आता है हमारा नया डिसीजन जो है प्लांट शटडाउन डिसीजन। सो दिस टाइप ऑफ डिसीजन इज बीइंग टेकन व्हेन द नेचर ऑफ द बिजनेस इज सीजनल, कट थ्रोट competition and other unfavorable condition of the market are there. While taking the decision of shutdown of the going concern, the behavior of the cost should be considered। यानी कि शटडाउन कब किया जाता है? जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर मार्केट में कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, या फिर सीज़न नहीं चल रहा होता है पर्टिकुलर चीज़ का, तो उस समय जो है बेहतर होता है कि हम अपने बिज़नेस को कुछ समय के लिए शट डाउन कर लें। शट डाउन कब किया जाता है? जब हमारा जो है हम अपनी कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाते। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जब हमारी फिक्स कॉस्ट जो है हमारे प्रॉफिट के इक्वल होती है। और ठीक है, जब हम अपनी फिक्स कॉस्ट को ही कवर नहीं कर पा रहे तो उस समय हम डिसीजन लेते हैं कि हमें अपने बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए। When shut down his plant, there are some avoidable, traceable or escapable fixed costs such as salary of temporary workers, salary of salesman, which can be stopped by this decision। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी फिक्स कॉस्ट होती है जिसको हम स्टॉप कर सकते हैं। मीन्स हमने वर्कर्स को हटा दिया कुछ समय के लिए तो वो हमें सैलरी नहीं देनी पड़ रही। ठीक है, सेल्समैन को हमने हटा दिया तो उस चीज़ के लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ रहा। तो कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो अवॉइडेबल होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो अनअवॉइडेबल होती है। शटडाउन के केसेस में अनअवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि फिक्स असेट जो है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि जितना पुराना होगा उतनी ही उसकी कॉस्ट जो है वो कम होएगी। अगर हमने कोई भी ऑफिस या फैक्ट्री ली हुई है तो उसका हमें रेंट देना पड़ेगा, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, परमानेंट स्टाफ की सैलरी। सो इन चीज़ों को हम क्या नहीं कर सकते? स्टॉप नहीं कर सकते अगर हम अपने प्लांट को टेम्पररी पीरियड के लिए शट डाउन कर रहे हैं। शट डाउन की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे एक तो होता है परमानेंट शट डाउन। परमानेंट शट डाउन में तो यहाँ पे अनअवॉइडेबल और अवॉइडेबल कॉस्ट का मैटर ही नहीं होता। लेकिन अगर टेम्पररी हम शट डाउन कर रहे हैं तो उस केस में हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो टेम्पररी हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं,
और कुछ ऐसी है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हम शट डाउन करते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद उसको ओपन अप करते हैं तो कुछ एडिशनल कॉस्ट जो है वो हमें लगानी पड़ती है शट डाउन की वजह से, या रीओपनिंग कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो कि क्या होती है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है। सो नॉर्मली डिसीजन आर फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट बट शट डाउन डिसीजन इज़ फॉर रिड्यूसिंग द लॉस एज इट ऑलवेज कंसिडर द सेविंग अंडर लॉसेज। क्या होता है, नॉर्मली जो भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन हम शट डाउन टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए शट डाउन अपने बिजनेस को इसलिए करते हैं ताकि हम अपने लॉस को जो है वो कम कर सकें। If the loss by taking the decision of shutdown is less than the continuity of business, then the decision of shutdown may be considered as favorable in short term। यही कहा गया है कि अगर हम बिजनेस को कुछ समय के लिए शट डाउन कर रहे हैं और उससे होने वाला जो लॉस है वो कम होगा रेदर देन अगर हम उसको कंटिन्यू रखते हैं, तो ये बेहतर है कि हम बिजनेस को शट डाउन ही कर लें। इसके बाद आता है सम एस्पेक्ट अदर देन कॉस्ट शुड बी कंसिडर सच एज यूटिलिटी ऑफ द गुड्स बाय द कंज्यूमर, बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़, obsolescence of machinery, goodwill of the concern, objection by the labor union and the government interference। यानी कि शट डाउन करने से पहले हमें अदर फैक्टर्स को भी जो है वो कंसिडर करना चाहिए। There is a greater difference between the shutdown of the business and stopping the production of one type of product. If production of any type of product is stopped, then the fixed cost of that product can be allocated to the remaining product, but when the plant is being shut down, remaining fixed costs are the loss of the concern। यानी कि यही है कि अगर हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को रोक दिया तो जो फिक्स कॉस्ट आ रही है उस प्रोडक्ट को बनाने में जो फिक्स कॉस्ट आती थी वो हम बाकी अदर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है उसमें ऐड ऑन कर देंगे। लेकिन अगर हमने शट डाउन ही कर दिया बिजनेस को तो जो फिक्स कॉस्ट आ रही है, जो कॉस्ट होगी फिक्स कॉस्ट की, ठीक है, जो फिक्स कॉस्ट होगी उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमारे बिजनेस का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये थे आज के हमारे पॉइंट। आप सभी को जो है वो आई होप समझ में आ गए होंगे। ठीक है।